तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जिन्यू डोंग को कॉल कर रही होती है जिससे वह उसके साथ डिवोर्स के बारे में आगे कुछ बात कर सके, पर डोंग वहां पर उसका फोन नहीं उठा रहा होता है। यह देखकर हेनरी बोलता है शायद से फादर का मन यहाँ पर बदल चुका है और अब वह इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ना चाहते हैं। अभी काफी तेजी से एक कार आकर उन दोनों के सामने रुकती है, जिसे देखते ही हेनरी वहां पर डर जाता है और अब हमें दिखाया जाता है कि उस कार के अंदर मिस्टर मा बैठा हुआ होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर मा हेनरी और जिन्यू के साथ उनके घर में बैठा हुआ होता है और अब वह बोलता है मिस्टर डोंग ने मुझसे 1 मिलियन युआन कर्जा लिया है और वह यह कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने खुद को हमारे हवाले कर दिया है और अब वह चाहते हैं कि आप दोनों यहाँ पर उनका कर्जा चुकाएं। तभी हेनरी गुस्से में बोलता है तो क्या फादर ने अब हमसे पैसे निकलवाने के लिए यह रास्ता चुना है, चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम उन्हें एक भी पैसा नहीं देंगे। अब यह सुनते ही मिस्टर मा बोलता है मैं यहाँ पर आप दोनों से शांति से बात करना चाहता था, पर आपने मेरे सामने कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा है। यह बोलते हुए वह अपने पास से निकालकर एक फाइल जिन्यू को दिखाता है, जिस फाइल के अंदर डोंग के द्वारा लिए गए सभी कर्जे का डॉक्यूमेंट होता है। और अब मिस्टर मा बोलता है डोंग ने यहाँ पर खुद को हमारे हवाले नहीं किया है, बल्कि हमने उसे किडनैप किया है और हम रोज उसे यहाँ पर टॉर्चर कर रहे हैं और जब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिल जाते तब तक मैं यहाँ पर डोंग को टॉर्चर करता रहूंगा। और वैसे तुम दोनों को यह बात तो पता ही होगी कि डोंग की हालत काफी ज्यादा खराब है, तो क्या पता वह ज्यादा दिनों तक मेरा टॉर्चर झेल ना पाए और मारा जाए। तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों जल्द से जल्द मेरा कर्जा यहाँ पर चुका दो, वरना डोंग अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। अब यह सुनते ही हेनरी वहां पर गुस्से में कुछ बोलने की कोशिश करता है, पर जिन्यू तभी उसे रोक देती है। अब मिस्टर मा बोलता है वैसे मैं तुम दोनों को यह बात बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई शरीफ आदमी नहीं हूँ। लोगों को कर्जा देना मेरा काम है और मुझे उन लोगों से अपने पैसे वसूल करना अच्छे से आता है और जब तक मुझे मेरे पैसे यहाँ पर नहीं मिल जाते मैं तुम दोनों का पीछा नहीं छोड़ूंगा। तो जल्द से जल्द यहाँ पर पैसों का बंदोबस्त करो, वरना तुम्हारी लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। यह बोलते हुए वह वहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जिन्यू इन सभी के बारे में सैम के मैनेजर को बताती है, जो सुनते ही सैम का मैनेजर वहाँ पर एक लॉयर को बुलाता है और अब वह लॉयर मिस्टर मा के द्वारा दिए गए सभी डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए बोलता है यह सभी डॉक्यूमेंट्स लीगल है, तो हम इसमें यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तभी जिन्यू बोलती है पर उस पर्सन ने यहाँ पर डोंग को किडनैप करके रख रखा है। वह लॉयर बोलता है तो क्या आप लोगों के पास उसकी कोई रिकॉर्डिंग है? जिन्यू नाम में सर हिलाती है। अब वह लॉयर बोलता है अगर हमारे पास उस पर्सन के खिलाफ कोई सबूत होता तो हम उसे गिरफ्तार करवा सकते थे, पर हमारे पास यहाँ पर कोई भी सबूत नहीं है, तो हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और तो और मेरे ख्याल से यह पर्सन कोई लोन शार्क है, जिसके खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल का काम हो सकता है। यह सुनते ही जिन्यू वहां पर और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी वहां पर बैठा हुआ सैम बोलता है क्यों ना आप दोनों मेरे फादर से कुछ पैसे उधार ले लो, पर जिन्यू उसे मना कर देती है क्योंकि 1 मिलियन युआन बहुत ही ज्यादा पैसे होते हैं। तभी हेनरी उस लॉयर से बोलता है अगर हमें उस पर्सन के खिलाफ कोई सबूत मिल जाए तब तो हम उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। वह लॉयर हाँ में सर हिलाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हेनरी लिचेन और जियानसू के साथ एक बिल्डिंग के पास आया हुआ होता है और अब वह उन दोनों को बताता है कि इसी बिल्डिंग के रूम नंबर 402 में उनका ऑफिस है और मेरे ख्याल से उन्होंने उसी जगह पर मेरे फादर को कैद करके रख रखा है, तो हमें उनके ऑफिस में लोन लेने के बहाने जाना है और वहां पर उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना है, जिसके बाद हम इन लोगों के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। अब यह सुनते ही लिचेन एक्साइटेड होते हुए बोलता है यह तो सच में एक एडवेंचरस काम होने वाला है। तभी हेनरी उसे वह टेम्पलेट देते हुए बोलता है यह पकड़ो टेम्पलेट और जाओ अंदर जाकर इन्वेस्टिगेशन करो, बस तुम्हें उन लोगों से यह कहना है कि तुम यहाँ पर लोन लेने के लिए आए हो और आजू बाजू के कमरों को चेक करना है। यह सुनते ही लिचेन काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है पर मुझे यहाँ पर पैसों की कोई भी जरूरत नहीं है, तो आखिर मैं लोन लेने के लिए क्यों जाऊँ? पैसों की जरूरत तो तुम्हें है, तो तुम्हें जाना चाहिए। हेनरी बोलता है वह लोग मेरा चेहरा पहचानते हैं, तो अगर मैं लोन लेने के बहाने वहां पर गया तो वह मुझे भी कैद कर लेंगे। और अब वहां पर हेनरी और लिचेन आपस में बहस करने लगते हैं। तभी जियानसू उनके हाथ से टेम्पलेट को लेते हुए बोलती है तुम दोनों रहने दो और यहाँ पर बाहर ही इंतजार करो, अंदर मैं जाती हूँ। दूसरी ओर हमें सैम को दिखाया जाता है जो कि वहां से थोड़ी दूरी पर अपने कार में बैठा उन तीनों को देख रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जियानसू
उन लोगों के पास आकर उनसे लोन लेने की मांग करती है। यह सुनते ही एक पर्सन उसे एक फॉर्म भरने के लिए देता है और उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए उससे उसका आईडी कार्ड मांगता है, जो सुनते ही जियांसु अपना आईडी कार्ड उसे दे देती है। अब वह पर्सन जियांसु का आईडी कार्ड लेकर अपने एक साथी के साथ बैठकर वहां पर फुटबॉल मैच देखने लगता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए जियांसु आसपास के कमरों में देखने लगती है। तभी उसे बगल के ही एक कमरे से आवाज आती है, जो सुनते ही वह धीरे धीरे उस कमरे के पास जाकर उसके दरवाजे पर कान लगाकर अंदर क्या चल रहा है सुनने की कोशिश करती है। तभी वहां पर मिस्टर मा आ जाता है और अब वह जियांसु को देखते हुए बोलता है, आखिर तुम वहां पर क्या कर रही हो? जियांसु बोलती है, वह बस बाथरूम ढूंढ रही है। यह सुनते ही मिस्टर मा जियांसु को बाथरूम का रास्ता बताता है और अब वह अपने साथियों से पूछने लगता है कि आखिर यह लड़की कौन है। अब उसके साथी उसे बताते हैं कि यह लड़की यहाँ पर लोन लेने के लिए आई है। यह बोलते हुए वह उसे उसका आईडी कार्ड दिखाते हैं। दूसरी ओर जियांसु बाथरूम में जाकर हेनरी को मैसेज करके बताती है कि उसे हेनरी के फादर मिल चुके हैं और शायद से इन लोगों को उसके ऊपर भी शक हो गया है, इसीलिए वह बाथरूम में छिपी हुई है। जो सुनते ही हेनरी जियांसु को वहां से भागने के लिए बोलता है। अब जियांसु जैसे ही बाथरूम से बाहर निकलती है, वह देखती है कि एक पर्सन दरवाजे पर खड़ा होता है और अब वह जियांसु को देखते हुए बोलता है, अब तक तुमने अपना फॉर्म नहीं भरा है। तभी जियांसु बोलती है, अभी उसके एक दोस्त का कॉल उसके पास आया था और उसके दोस्त ने उससे कहा है कि वह उसे पैसे उधार दे देगा, तो अब उसे लोन लेने की कोई जरूरत नहीं। तभी वहां पर जियांसु का आईडी कार्ड लेकर मिस्टर मा आता है और अब वह आईडी कार्ड देखते हुए बोलता है, तो तुम साओजोंग यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हो, तब तो तुम जिन्यू को जानती ही होगी। अब यह सुनते ही जियांसु वहां पर घबरा जाती है। अब यह देखते ही मिस्टर मा को जियांसु के ऊपर शक हो जाता है और अब वह उसके पास आते हुए बोलता है, तो सच सच बताओ, आखिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई थी? अब यह देखकर जियांसु काफी ज्यादा डर चुकी होती है। तभी उस जगह पर एंट्री होती है हेनरी की और अब हेनरी वहां पर आते हुए बोलता है, दो बदमाश जैसे दिखने वाले लोग एक खूबसूरत लड़की को यहाँ पर बुली कर रहे हैं, तो क्या मुझे यहाँ पर इन दोनों बदमाशों के हाथ पैर तोड़ देने चाहिए? अब हेनरी को देखते ही मिस्टर मा बोलता है, हेनरी आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हेनरी बोलता है, मुझे पता चला कि मेरे फादर इस जगह पर है, इसीलिए मैं उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आ गया। यह सुनते ही मिस्टर मा हंसते हुए बोलता है, जरूर यहाँ पर तुम्हारे साथ किसी ने मजाक किया होगा, तुम्हारे फादर यहाँ पर नहीं है। हेनरी आगे बढ़ते हुए बोलता है, वह तो पता चल जाएगा, मैं इस जगह की तलाशी लेना चाहता हूँ। यह सुनते ही मिस्टर मा बोलता है, तुम हर एक कमरे को अच्छे से खोलकर देख सकते हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब हेनरी वहां पर हर एक कमरे की तलाशी लेने लगता है और अब वह फाइनली उस कमरे के पास आता है जिसके अंदर से जियांसु ने आवाज सुनी थी, पर उस कमरे के अंदर भी कोई नहीं होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लिचेन अपनी कार में बैठा अपनी कुछ फोटोज क्लिक करते हुए बोल रहा होता है, आज मैं दिखने में सच में काफी ज्यादा स्मार्ट लग रहा हूँ, तो मुझे यह फोटो साओचैन के पास भेजना चाहिए। तभी वह देखता है कि उस बिल्डिंग के अंदर से मिस्टर मा का एक साथी हेनरी के फादर को लेकर बाहर निकल रहा होता है और अब वह उसे एक कार में डालते हुए उसे अपने साथ लेकर वहां से जाने लगता है। जो देखते ही लिचेन हेनरी के पास कॉल करने की कोशिश करता है, पर हेनरी का फोन साइलेंट पर होता है। अब वहां पर लिचेन उस कार का खुद ही पीछा करने लगता है। दूसरी ओर लिचेन को उस कार का पीछा करते हुए देखकर वहां से थोड़ी दूरी पर खड़ा सैम भी उसके पीछे जाने लगता है। वहीं पर उस कार का पीछा करते हुए लिचेन बार बार हेनरी के पास कॉल कर रहा होता है। तभी हेनरी की नजर अपने फोन पर जाती है और अब वह अपना फोन उठाता है। तभी लिचेन उसे बताता है, मुझे यहाँ पर तुम्हारे फादर मिल चुके हैं, शायद से उन्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है, तो जल्दी से इस रोड पर आओ। यह बोलते हुए वह कॉल कट कर देता है। दूसरी ओर मिस्टर मा का साथी काफी तेजी से अपनी कार को भगा रहा होता है। तभी वह नोटिस करता है कि एक कार उसका पीछा कर रही है। जो देखते ही उसे वहां पर शक होने लगता है और अब वह काफी तेजी से अपने कार को मोड़ते हुए दूसरे रास्ते की ओर जाने लगता है, जिससे लिचेन की कार एक पिलर से जा टकराती है। तभी लिचेन के कार के पास आते हुए सैम अपनी कार को रोकता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, मैं उस कार का पीछा करता हूँ, तब तक तुम पुलिस को कॉल लगाओ और हेनरी से कहो कि वह मुझे कॉल करे, मैं उसे रास्ता बताऊंगा। और अब सैम हेनरी को कॉल करके उसे लोकेशन के बारे में बताता है। जो सुनते ही हेनरी जियांसु के साथ बाइक पर बैठकर काफी तेजी से उस लोकेशन की ओर जाने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर मिस्टर मा अपने साथियों के साथ डॉन्ग को लेकर आता है और अब वह वहां पर उसे मारने लगता है। वहीं पर सैम, जियांसु और हेनरी भी पहुंच चुके होते हैं और अब हेनरी अपने फोन को बाहर निकालते हुए वहां पर वह सब कुछ रिकॉर्ड करने लगता है, जिससे उसके पास मिस्टर मा के खिलाफ एविडेंस जमा हो सके। दूसरी ओर मिस्टर मा डॉन्ग को मारते हुए बोल रहा होता है, मुझे लगा था कि तुम्हारी जान को खतरे में देखकर तुम्हारे बीबी बच्चे काफी आसानी से मुझे मेरे पैसे दे देंगे, पर अब मुझे लग रहा है कि उन दोनों को तुम्हारी कोई भी परवाह नहीं। और तो और यहाँ पर तुम्हारे बेटे ने पैसों का बंदोबस्त करने के बजाय
इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर दिया है तो फिर क्यों ना उन्हें सबक सिखाने के लिए मैं तुम्हारा एक हाथ काट कर उनके पास भेजूं, जिससे उन्हें पता चलेगा कि मैं कितना ज्यादा खतरनाक इंसान हूँ। दूसरी ओर हेनरी वीडियो रिकॉर्ड करते करते उन लोगों के काफी ज्यादा पास आ जाता है। तभी मिस्टर मा की नजर उस पर पड़ती है और अब वह गुस्से में हेनरी को देखने लगता है। तभी हेनरी बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, बस मैंने यहाँ पर तुम्हारे जेल जाने का बंदोबस्त किया है। यह सुनते ही मिस्टर मा गुस्से में अपने सभी साथियों को ऑर्डर देता है कि उस बच्चे के हाथ से फोन छीनकर तोड़ दो। अब यह सुनते ही एक पर्सन काफी तेजी से हेनरी की ओर आगे बढ़ता है, पर तभी बीच में सैम आते हुए अपने गोल्फ स्टिक से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जिससे वह पर्सन काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह बोलने लगता है, इस पर्सन ने अभी मेरा सर फोड़ दिया था, यह काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी मिस्टर मा चिल्लाते हुए बोलता है, यह बस बच्चे हैं तो यहाँ पर नाटक करना बंद करो और इनके हाथ से फोन को छीनकर उसे डिस्ट्रॉय कर दो। यह सुनते ही मिस्टर मा के दोनों साथी काफी तेजी से उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर हेनरी और जियांसू उन दोनों को वहां पर काफी बुरी तरीके से मारते हैं। अब यह देखते ही मिस्टर मा बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अब वह वहां से भागने की कोशिश करता है, पर तभी काफी तेजी से सैम उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और अब वह अपना गोल्फ स्टिक वहां पर भांजते हुए बोलने लगता है, अगर तुमने अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या हो सकता है। अगर मैं अपने गोल्फ स्टिक से तुम्हारे पैरों पर मारूं तो तुम अपनी पूरी लाइफ कभी चल नहीं पाओगे और अगर गलती से यह तुम्हारे सर पर लग गया तो तुम्हारा मरना तय है। वहीं पर वह अंदर ही अंदर काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। तभी मिस्टर मा अपने पास से एक नाइफ निकालते हुए काफी तेजी से सैम के ऊपर अटैक करते हुए वहां से भाग जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर बैठी जिन्यू सोच रही होती है कि आखिर वह इतने सारे पैसों का बंदोबस्त कहां से करे। तभी उसके पास एक कॉल आता है और अब कॉल पर सामने वाले पर्सन की बात सुनकर जिन्यू काफी ज्यादा डर जाती है और अब वह भागते हुए वहां से कहीं जाने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि पुलिस ने मिस्टर मा के दोनों साथियों को पकड़ लिया होता है। वहीं पर हेनरी और जियांसू ने उन दोनों को काफी बुरी तरीके से मारा होता है, इसीलिए पुलिस वालों ने वहां पर जिन्यू को बुलाया होता है और अब वह लोग डोंग को वहां पर आजाद करते हैं, पर मिस्टर मा वहां से भाग चुका होता है। अब जिन्यू गुस्से में भागते हुए हेनरी के पास आती है और अब वह उसे मारते हुए बोलने लगती है, आखिर हेनरी ने यह सब कुछ क्यों किया, क्या उसे पता नहीं कि यह लोग कितने ज्यादा खतरनाक है। हेनरी बोलता है, मदर यहाँ पर सब कुछ ठीक है तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तभी कुछ पुलिस वालों को एक गली में सैम काफी ज्यादा घायल हालत में पड़ा मिलता है, जिसे वह लोग उठाते हुए एम्बुलेंस में डालने लगते हैं। अब यह देखते ही वहां पर खड़े सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी सैम माफी मांगते हुए बोलता है, मैं मिस्टर मा को यहाँ पर रोककर नहीं रख पाया और अब उसे डॉक्टर्स एम्बुलेंस में डालकर वहां से ले जाते हैं। अब वहां से पुलिस वालों के चले जाने के बाद डोंग सभी लोगों के पास आते हुए बोलता है, यहाँ पर तुम सभी लोगों ने मेरी जान बचाई है और अब सब कुछ यहाँ पर ठीक हो चुका है, तो फिर मैं तुम सभी लोगों को खाने पर इनवाइट करना चाहता हूँ। तभी जिन्यू गुस्से में बोलती है, क्या यहाँ पर सच में सब कुछ ठीक हो चुका है? आज तुम्हारी ही वजह से हम सभी लोग इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं और यह सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम हमें खाने पर इनवाइट कर रहे हो। यह बोलते हुए वह गुस्से में वहां से जाने लगती है, जो देखते ही हेनरी जियांसू को उसकी मदर के साथ जाने के लिए बोलता है। अब हेनरी अपने फादर के साथ एक रेस्टोरेंट में आता है। वहीं पर उसके फादर उससे माफ़ी मांगते हुए बोल रहे होते हैं, हेनरी सच में मैंने तुम्हारे साथ यहाँ पर बहुत बुरा किया और तो और मेरी वजह से जिन्यू को भी यहाँ पर कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा होगा, इसीलिए मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हेनरी बोलता है, मैं यहाँ पर आपकी फीलिंग को समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने भी मदर को अच्छे से ट्रीट नहीं किया। मदर ने हमेशा खुद से पहले मेरे बारे में सोचा और भले ही वह कितनी भी ज़्यादा बीमार रही, उन्होंने मुझे कभी भी कष्ट नहीं होने दिया। उन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया, पर मैंने कभी भी उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया। मैं हमेशा खुद के बारे में ही सोचता रहा और जब तक मुझे इसका एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो अब यहाँ पर रिग्रेट करने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि हम दोनों के लिए ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। यह सुनते ही डोंग वहाँ पर रोने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।